नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है हिंदू हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन और आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम क्या करते हैं। हम आज के दिन के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, ये जो दो प्रमुख समाचार पत्र होते हैं यूपीएससी की तैयारी से जुड़े हुए, इनमें जो भी प्रमुख संपादकीय आते हैं जो हमको लगता है कि हमारी तैयारी के परिप्रेक्ष्य से, पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, काम के हो सकते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। आज 29 जुलाई है, शनिवार का दिन है। मुझे पता है आप में से कई लोग शनिवार को छुट्टी का दिन मानते हैं, आराम करने का दिन मानते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप मेरी क्लास में आके जुड़े, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल छुट्टी करेंगे, आज लेकिन पढ़ लेते हैं, कम से कम इस सेशन को कर लेते हैं ताकि कोई इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमसे छूट ना जाए। आमतौर पे सैटरडे को अखबारों में भी उतने ज्यादा आर्टिकल्स नहीं आते, उतने ज्यादा संपादकीय नहीं आते, लेकिन तब भी कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में चर्चा करना, एक विमर्श करना जरूरी है। ठीक है, 29 जुलाई है आज, आखिरी, आज के बाद 2 दिन बचेंगे बस इस महीने के। 172वां एपिसोड है हमारा। ठीक है, और 29 जुलाई जैसे ही मैं कह रहा हूं, मतलब हम 31 जुलाई के बहुत नजदीक आ चुके हैं। और 31 जुलाई कौन सा दिन है? 31 जुलाई वो दिन है जब हमारे P2I बैच में एडमिशन बंद हो जाएंगे। जो हमारा P2I बैच चल रहा है, जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा से लेकर साक्षात्कार तक की सारी तैयारी कराता है, एक बिल्कुल कंप्लीशन के साथ, यानी कि आपको रोज 3-3.5 घंटे की एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ लाइव क्लास मिलती है। उस क्लास में याद रखिएगा पढ़ाया जाता है और साथ के साथ आप डाउट जो है आवाज के जरिए पूछ भी सकते हैं, आप बोलकर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, यह सुविधा आपको मिलती है। पूरा सिलेबस एक टाइम बाउंड तरीके से खत्म होता है, आप ब्रोशर में जाके देख सकते हैं। हर विषय के समाप्ति की तारीख लिखी हुई है कि इस तारीख तक विषय समाप्त हो जाएगा। आपको रोजाना MCQ दिए जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, आपको रोजाना सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लिख के भेजते हैं उनका इवैल्यूएशन होकर आपको 24 घंटे के अंदर मिलता है। आपकी तैयारी की प्रक्रिया में आपका हाथ पकड़ने के लिए, आपका सहयोग करने के लिए आपको एक मेंटोर दिया जाता है जो कि पूरी तैयारी की प्रक्रिया तक आपके साथ रहता है। इसके अलावा आपको किताबें मिलती हैं, स्टडी IQ की हर विषय की पुस्तक आपको मिलेगी, आपके घर आएगी कुरियर के माध्यम से, ऐसा नहीं कि सॉफ्ट कॉपी, किताब आपके घर आएगी कुरियर के माध्यम से। इसके अलावा क्लास में नोट्स बनाने का आप पर दबाव ज्यादा ना रहे, इसीलिए आपको हैंड रिटन नोट्स भी इन्हीं क्लासेस के प्रोवाइड कराए जाते हैं। क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसका एक क्रक्स आपको मिलता है, ये सारी चीजें, ताकि अलग अलग तरह से आप जिस भी माध्यम से रिवीजन करना चाहें वैसे आप कर पाएं, ये सुविधा आपके लिए बनाकर दी जाती है। साथ के साथ आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज मिलेगी। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो मेंस की आगे की तैयारी जो है वो आपकी ऑफलाइन माध्यम से होगी, आप उसके लिए दिल्ली आएंगे, आपसे कोई अतिरिक्त शुल्क जो है वो नहीं लिया जाएगा, ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। ऐसे ही इंटरव्यू के लिए आपका DAF जो होता है, जो यूपीएससी आपसे फॉर्म भरवाती है, उसका एनालिसिस, इंटरव्यू काफी हद तक उस पर आधारित होता है। DAF जो है वो ढंग से भरा, आपने भरा है कि नहीं, और उसमें आपने जो भरा है उसके आधार पे क्या सवाल पूछे जाएंगे, पूछे जा सकते हैं, उनका उत्तर बनाकर आपको दिया जाएगा ताकि आप उसके लिए अच्छे से तैयार हों। और इसके साथ के साथ आपको एक ये भी सुविधा प्राप्त होगी कि आप इसके अलावा आपके मॉक इंटरव्यूज वगैरह जो आप देते हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए, ये सारी सुविधाएं आपको P2I बैच में मिलेंगी। मतलब आइडिया इतना ही है, जो मैं हर बार कहता हूं कि आपने ये कोर्स ले लिया तो फिर एक आपके ऑप्शनल के अलावा आपको और कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आपको और कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। इस कोर्स से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, AJ लाइव कोड लगाइए। AJ लाइव कोड लगाने के साथ साथ आप 29,999 रुपए में आप ये प्राप्त कर सकते हैं अगर आप AJ लाइव कोड लगाते हैं। याद रखिएगा 31 जुलाई लास्ट डेट है। बैच जो है वो हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है और बाइलिंगुअल भी है, ये तीनों माध्यम में बैच उपलब्ध है। 31 जुलाई के बाद इस बैच में एडमिशन नहीं होंगे, तो अगर आप अब तक नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। बैच 22 से शुरू हो चुका है। अभी शुरुआत की 2-3 क्लास इंट्रो क्लास होती हैं, संडे को क्लास नहीं होती है, तो इसीलिए आपका बहुत ज्यादा छूटा नहीं है, लेकिन अब आपका छूटना शुरू हो रहा है अगर आप अब नहीं जुड़ते हैं। तो अगर आप 2024-2025 को लेकर गंभीर हैं तो इस बैच से जल्दी जुड़िए। ठीक है, अगर आपको मेरे से कोई डाउट पूछना है, कोई संशय है, आपको कुछ बात क्लियर करनी है, इवन इस बैच को लेकर भी अगर आपको कुछ समस्या डिस्कस करनी है, कोई अतिरिक्त सुविधा चाहिए, जो भी आप चाहते हैं, अगर आपको बैच को लेकर भी कोई डाउट है तो आप बिल्कुल संकोच ना करें। ये तरीके हैं मेरे से संपर्क करने के। अतुल जैन यूपीएससी गाइडेंस मेरा टेलीग्राम चैनल है,
atul_UPSC मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, atul.jain@studyIQ.com मेरा ईमेल आईडी है। इन माध्यमों से, इन तरीकों से आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं, आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो, वो एकेडमिक हो, वो बैच से जुड़ा हो, आप उसको लेकर भी संकोच ना करें। इसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चों ने मेरे को संपर्क किया है अपनी आर्थिक समस्या को लेकर कि वो किस तरह से बैच इत्यादि से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक समस्या उनके पास रही है। उसका कुछ समाधान निकालने की मैंने कोशिश की है। ठीक है, अब मैं आपको नहीं बताऊंगा क्या समाधान निकले हैं, लेकिन कुछ समाधान निकालने का प्रयास जो है वो मेरे द्वारा किया गया है। कुछ मामलों में वो समाधान निकल भी गया है। तो आप अगर ऐसा भी कुछ सोच रहे हैं तो बिल्कुल निसंकोच आप मेरे को संपर्क कीजिए। हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए सबसे अच्छा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई आज की खबरों में पहली खबर फिर से संजय कुमार मिश्रा साहब की है। संजय कुमार मिश्रा साहब जो हैं वो न्यूज साइकिल से जा ही नहीं रहे। वो यार समाचारों में निरंतर बने हुए हैं। आपको याद होगा अभी 1-2 हफ्ते पहले मैंने आपको संजय कुमार मिश्रा साहब के बारे में पूरी कहानी बताई थी कि किस तरह से इनको 3 बार एक्सटेंशन दिया गया 1-1 वर्ष का। इनके जो पद की अवधि थी उसको लेकर नए कानून बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कानून को वैध ठहराया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि यार एक ही अफसर को इतने एक्सटेंशन क्यों दे रहे हो, ऐसा नहीं देना चाहिए। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा, संजय कुमार मिश्रा साहब जो हैं भारत का जो प्रवर्तन निदेशालय है ईडी, उस ईडी के डायरेक्टर हैं। ठीक है, ईडी के डायरेक्टर हैं और काफी समय से ईडी के डायरेक्टर हैं। 2018 से ये ईडी के डायरेक्टर हैं। 2020 में इनका कार्यकाल पूरा हो रहा था, तब उसको बढ़ा के 1 साल और कर दिया गया। 2021 में जब ये रिटायर होने वाले थे तब इनको 1 साल का एक्सटेंशन और दे दिया गया। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने 2019-20 में यह कहा था कि इनको और एक्सटेंशन नहीं मिलना चाहिए, लेकिन दिया गया। फिर अभी क्या हुआ, सरकार ने 2022 में इन्हें फिर से 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया और इस बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार और कहा कि यार इस अधिकारी से ऐसा क्या प्रेम है आपको कि आप ये मानते हो कि ईडी में इसके अलावा कोई काबिल अधिकारी ही नहीं है कि भाई आप इसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए जा रहे हो, वो भी तब जब हम सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट तौर पे कह चुके हैं कि ये इलीगल है, ये गैर कानूनी है, तब भी आप ये काम करते ही जा रहे हो। तो ये कह के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये नहीं चाहते कि भाई जो आपकी एक संस्था है वो संस्था खतरे में पड़ जाए, जैसे ईडी है, तो हम आपको 31 जुलाई तक का वक्त दे रहे हैं कि 31 जुलाई तक आपको इनसे जो कराना है करा लीजिए। 31 जुलाई तक चार्ज हैंडओवर कीजिए और 31 जुलाई को इनकी नौकरी खत्म कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था। अब उसके बाद सोचिए, मतलब कोई अधिकारी जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है सरकार के लिए कि इसके बाद भी सरकार दोबारा सुप्रीम कोर्ट गई और कहा कि सर प्लीज इनको 15 अक्टूबर तक रहने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट गई सरकार रिक्वेस्ट करते हुए कि आप जो है मिश्रा साहब को आप जो है प्लीज 15 अक्टूबर तक उनके पद पे बने रहने दीजिए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब सरकार ने क्या आर्ग्यूमेंट दिया इसको समझते हैं एक बार। सरकार ने यह कहा कि भाई राष्ट्रीय हित में ये राष्ट्र, माफ कीजिएगा बड़ी की मात्रा होनी चाहिए, राष्ट्रीय हित का सरकार ने तर्क दिया और कहा कि सर बस 15 अक्टूबर तक रखिए, ये देश के हित में होगा। अब देश के हित में कैसे होगा? सरकार ने क्या कहा कि भाई जो एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होती है वो हर बार क्या होता है, देशों का रिव्यू करती है। तो FATF क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो कि देशों की जांच करती है कि देशों में मनी लॉन्ड्रिंग किस हद तक हो रही है, क्योंकि आमतौर पर यह पाया जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से ही जो अवैध गतिविधियां हैं, जिसमें आतंकवाद भी शामिल है, जिसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है, जिसमें ड्रग्स की स्मगलिंग भी शामिल है, ये सारा का सारा जो धंधा पनपता है वो मनी लॉन्ड्रिंग से पनपता है। भाई अपना कोई लीगल पैसा तो लगाएगा नहीं आतंकवाद में, तो वो इलीगल पैसा जो है, जो लॉन्डर होके आता है, वो पैसा लगता है। तो FATF एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जो देशों का रिव्यू करती है कि भाई देश जो है उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग या इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए हैं, और उसके हिसाब से देशों की ग्रेडिंग करती है कि भाई आपका देश जो है वो कितना सचेत है, वो कितना सतर्क है। तो सरकार ने क्या कहा कि भाई मिश्रा साहब जो हैं ये अभी ईडी के हेड हैं और ईडी का काम क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, है ना। तो सरकार ने कहा कि भारत का एक बड़ा महत्वपूर्ण FATF रिव्यू होने वाला है जिसकी भारत तैयारी कर रहा है, क्योंकि जरूरी है यार। FATF में आपकी रेटिंग खराब हो जाएगी तो आपके देश पे बड़ा असर पड़ेगा, अंतरराष्ट्रीय मान्यता में आपके देश की जो स्वीकार्यता है उस पर असर पड़ेगा। तो सरकार ने कहा कि मिश्रा साहब जो है अभी ये इसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो ऐसे में हम चाहते नहीं कि मिश्रा साहब को हटाया जाए।
अगर मिश्रा साहब हट गए तो ये सारी जो तैयारियां चल रही हैं ये तैयारियां गड़बड़ हो जाएंगी। ये एक बात सरकार ने कही। अब देखिए इस बात में अपने आप में कितनी बड़ी समस्या है। पहली बात कि यार तो हां, सरकार ने क्या कहा कि आप 15 अक्टूबर तक रहने दीजिए बस, ठीक है। अब पहली चीज तो यह है कि यार देखो एफएटीएफ का रिव्यू जो होता है वो केवल ईडी पे आधारित नहीं होता, वो बहुत सारी चीजों पर आधारित होता है। वो आपके देश में पूरी जो मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया है उस पर आधारित होता है, जिसमें आपकी पुलिस भी शामिल है, जिसमें आपकी संसद द्वारा बनाए गए कानून भी शामिल हैं, जिसमें कितना कन्विक्शन है आपके न्यायालय भी शामिल हैं, सब कुछ शामिल हैं। तो केवल यह कहना कि मिश्रा साहब जो हैं इनका रोल जो है उस रिव्यू में बड़ा केंद्रीय है, यह बात हजम नहीं होती कि ईडी जो है उसका रोल इतना केंद्रीय कैसे हो गया, यह स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा यह जो प्रक्रिया है यह ऐसा नहीं है कि 15 अक्टूबर तक खत्म हो जाएगी, यह प्रक्रिया तो जून 2024 तक चलेगी। जो एफएटीएफ रिव्यू की प्रक्रिया है यह तो जून 2024 तक चलने वाली है। तो 15 अक्टूबर को जब मिश्रा साहब चले जाएंगे तब भी आपको कुछ तो करना पड़ेगा, तो वो काम आप अभी भी कर सकते थे, तो वरना या तो आप इनको जून 2024 तक रखो, उसके लिए कोर्ट मान नहीं रही। तो आप जो है आपका एग्जैक्टली इनको लेके प्लान क्या है यह बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत जो एफएटीएफ रिव्यू है उसमें बहुत सारे संस्थान, कानून, प्रक्रिया, इन सबकी समीक्षा होगी, ठीक है। इसके अलावा द हिंदू ये कहता है आज का कि भाई चलो मान लिया एक बार को, हालांकि बहुत यार देखो सरकारी व्यवस्थाओं में आप में से बहुत लोग काम करेंगे, किसी एक अधिकारी पे इतनी बड़ी संस्था निर्भर कैसे हो सकती है। भाई संस्था में एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरीका होता है। आप देखते हैं ना कि यार आमतौर पे प्रधानमंत्री को भी आप देखिए कि भाई पिछले प्रधानमंत्री की जो नीतियां थी, आपको मैं कई बार ये बता चुका हूं, ऐसा थोड़ा ना होता है कि कल को प्रधानमंत्री बदल जाएगा तो वो नीतियां सारी बदल जाएंगी, वो नीतियां लगभग वैसे ही चलती रहती हैं। तो ऐसे ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का ये तो ब्यूरोक्रेट है, ये रिटायर होंगे ही कभी ना कभी, तो इनको बनाया ही इसी असम्पशन के साथ जाता है कि भाई ये जाएंगे। संस्थागत इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि जब एक व्यक्ति जाएगा नया व्यक्ति आएगा तो व्यवस्थाएं जो है वो ठीक से चलती रहें। तो या तो आपने दूसरे जो कैडर है, जो आपने जो इनके नीचे के जो अधिकारी हैं उनमें से किसी को तैयार ही नहीं किया, सारा काम अकेले मिश्रा साहब कर रहे हैं और कोई कर ही नहीं रहा, या तो एक ये चीज है, या फिर आपको मिश्रा साहब की आवश्यकता दूसरी चीजों के लिए है, ये आप केवल बहाना बना रहे हैं। यहां पर हिंदू ये भी कहता है कि चलिए एक बार को ये मान भी लिया कि मिश्रा साहब जो हैं ये एफएटीएफ रिव्यू के लिए बड़े जरूरी है, तो आप इनको रिटायर कर दो, आप एफएटीएफ रिव्यू के लिए इनको सलाहकार के तौर पे रख लो, सरकार कर सकती है। सरकार इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को, भाई जो एक सेवानिवृत्त अधिकारी जो होते हैं उनको विशेषज्ञ के तौर पे रख सकती है। आप एफएटीएफ के रिव्यू के लिए इनको सलाहकार के तौर पे रख लो, लेकिन ईडी जो एक संस्था है जो संसद के कानून द्वारा बनी है, उसके निदेशक के पद से तो इनको मुक्त कर दो ना। उसके निदेशक के लिए आप किसी और अधिकारी को ले आओ, जो भाई ईडी में अगले अधिकारी हो उनको आप प्रमोट करो। आपको एफएटीएफ रिव्यू के लिए चाहिए ना मिश्रा साहब, तो मिश्रा साहब को आप एफएटीएफ का सलाहकार बना दो, एफएटीएफ रिव्यू के लिए कोई इनको अलग पद दे दो। लेकिन सरकार ऐसा भी नहीं कर रही, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पर द हिंदू ये कहता है कि भाई मतलब यही कि ईडी की रोजमर्रा की जरूरतों के लिए दूसरा निदेशक बना दो। हुआ क्या, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा सरकार पर टिप्पणी की कि यार आपको इसके अलावा कोई दूसरा अधिकारी ही नहीं मिल रहा है, मतलब आप ये कह रहे हो कि ये एक अधिकारी है, कल को अचानक से ये अधिकारी जो है अपना पद छोड़ दे या फिर कुछ और हो जाए, इनको ये काम ना कर पाए तो आपका तो ईडी बंद हो जाएगा। मतलब सोचिए आपने कितनी विचित्र व्यवस्था बना रखी है कि भाई भगवान ना करे कल को इनके साथ कुछ अहित हो जाए तो भाई आपकी तो संस्थान ही बंद हो जाएगी। मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर मिश्रा साहब नहीं आएंगे कल से दफ्तर तो ईडी बंद हो जाएगा। तो यार ऐसा कैसा विभाग बनाया है भाई आपने कि मिश्रा साहब पे वो इतना निर्भर है कि अगर कल को मिश्रा साहब को कुछ हो जाए तो भाई आपका तो एफएटीएफ का रिव्यू एकदम बर्बाद हो जाएगा। फिर आप ये कह रहे हो ये व्यक्ति इतना केंद्रीय है उस रिव्यू में, तो ऐसा कैसा व्यवस्था आपने बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सरकार को फटकार लगाई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक 31 जुलाई तक की डेडलाइन रखी थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद 1.5 महीना बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया। तो द हिंदू यह कहता है कि यह सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गलत किया। सुप्रीम कोर्ट ने जब साफ तौर पर कहा था कि भाई 31 जुलाई तक भी इनको रखना इलीगल है, लेकिन हम ट्रांजिशन के लिए आपको 31 जुलाई तक का समय दे रहे हैं, उसके बाद तो पूरी तरह से गैर कानूनी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के जो असर्शन है, सरकार की जो दलील है, उसको ठुकराया
उसके बाद भी एक ऐसे काम को करने की अनुमति सरकार को दे दी जो कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही गैर कानूनी बता चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये द हिंदू का कहना है कि ये करके सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, वास्तविकता में अपना ही जो एक आदेश था उसकी अवहेलना की है, उसका सम्मान कम किया है। देखो वास्तविकता में होता क्या है, ईडी हम सभी को पता है, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, आज से कुछ साल पहले तक हम में से किसी ने ईडी का नाम भी नहीं सुना था। यह बात सही है कि नहीं है? आप अगर 5-7 साल पहले पॉलिटिकली जागृत थे तो आप लोग जानते भी नहीं होंगे कि प्रवर्तन निदेशालय क्या होता है। बड़े बड़े आर्थिक अपराधों में कभी कभी नाम आता था कि भाई प्रवर्तन निदेशालय भी ये कर रहा है, लेकिन ईडी का बेहद ज्यादा राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है, ये हम सभी जानते हैं। इसको कहने में कोई खराब बात नहीं है, एकदम स्पष्ट है ये कि जो राजनीतिक तौर पे विपक्षी दल हैं उनके नेताओं को फंसाने के लिए, उन सबको शिकंजे में लेने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का प्रयोग किया जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब क्या है, निश्चित तौर पे इसके पीछे वास्तविक कारण क्या है कि मिश्रा साहब जो हैं वो सरकार के विश्वास पात्र हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि रिटायर होने के बाद इन्हें कोई बड़ा पद भी दिया जाएगा, लेकिन सरकार इनके जैसा विश्वास पात्र दूसरा अधिकारी अभी फाइनलाइज कर नहीं पा रही है। फैक्टर यही होता है इनमें अक्सर कि जब सरकार किसी एक अधिकारी को इतना चाहती है तो उसका कारण यही होता है कि इसको बदल के किसको लाया जाए जो इनके जैसा ही काम करे। होंगे कुछ नाम दिमाग में, लेकिन जो अधिकारी, जिस तरह का अधिकारी सरकार चाहती है, क्योंकि ईडी इस समय, अभी अगले साल चुनाव है, तो ईडी इस समय सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार ये चाहती है कि एक उनके प्रकार का ही अफसर जो है वो ईडी में रहे। वो अफसर सरकार शायद अभी तक ढूंढ नहीं पाई है। वास्तविकता इस पूरे मामले की ये है। लेकिन खैर अभी कहानी ये है कि 15 सितंबर तक मिश्रा साहब को एक और एक्सटेंशन मिल गया है, तो 15 सितंबर तक मिश्रा साहब जो है वो ईडी के निदेशक रहेंगे और उसके बाद हमको ईडी का कोई नया निदेशक देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। ये यार इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच और राज्य और राज्यों के बीच, यानी कि एक होता है ऊर्ध्वाधर बंटवारा क्या होता है, जहां पे ऊपर से नीचे बंटवारा हो, परपेंडिकुलर वर्टिकल जो होता है, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच वित्त का बंटवारा, और क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है, राज्य और राज्य के बीच वित्त का बंटवारा। इन सारे मामलों के लिए संविधान ने एक संस्था बनाई है जिसका नाम है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। आप में से काफी लोगों ने नाम सुना होगा, जो लोग पॉलिटी पढ़ चुके हैं वो जानते होंगे वित्त आयोग क्या होता है। आर्टिकल 280 में लिखा हुआ है संविधान में कि भारत में एक वित्त आयोग बनाया जाएगा जिसका यह प्रमुख काम है कि वो जो हमारे यहां जो एक सरकार की आय होती है उसका केंद्र और राज्यों के बीच और राज्यों के बीच आपस में वो बंटवारा करने का प्रयास करेगा। अब 15वां वित्त आयोग जो है उसकी अवधि हो गई है समाप्त और यह कहा जा रहा है कि अभी नवंबर तक आते आते सरकार जो है दूसरा अगला वित्त आयोग जो है, जो कि 16वां वित्त आयोग होगा, उसका गठन करेगी। ठीक है, महत्वपूर्ण संस्थान होती है और इसमें यह काफी इंपॉर्टेंट होता है देश की आगे की आर्थिक प्लानिंग के लिए। खास तौर पे जब से प्लानिंग कमीशन खत्म हुआ है, जब से योजना आयोग को समाप्त किया गया है, तब से देश में आर्थिक बंटवारा जो है, आर्थिक संसाधनों का बंटवारा जो है, उस पर वित्त आयोग की शक्तियां पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। ठीक है, तो अब यहां पे ये आर्टिकल जो है वो सी रंगराजन साहब ने लिखा है, तो वो ये कहते हैं कि भाई देखो, आप अब जो है 15वें वित्त आयोग के दौरान हमारे दुनिया के आर्थिक परिदृश्य में बड़े सारे बदलाव हमको देखने को मिले। नई नई तरह की चुनौतियां आई, जैसे कोविड आया, रूस यूक्रेन का युद्ध आया, इस तरह की चीजें आई। तो जो आर्थिक चुनौतियां हैं उनकी प्रवृत्ति बदल गई, उनकी नेचर बदल गई। ठीक है, और बताते हैं कि भाई बहुत बहुत तरह की चुनौतियां आई। सरकार का डेट जो है वो बढ़ के 90% तक पहुंच गया है ना, लेकिन जबकि 40 और 20 की रिकमेंडेशन है, 40 केंद्र का, 20 राज्यों का FRBM एक्ट के तहत, लेकिन वो 90% तक पहुंच गया क्योंकि भाई कोविड का समय था, सरकारों को ज्यादा पैसा चाहिए था खर्च करने के लिए, तो ये सारी चीजें सरकारें करती रही। तो इनको खैर हम नियंत्रण करके लेके आए। हमारा फिस्कल डेफिसिट 9% के ऊपर जाने वाला था, लेकिन उसको भी हम नीचे लेके आए क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो होती हैं, जो आपदाएं होती हैं, वो आ जाती हैं कभी कभी। तो अब यहां पर 16वें वित्त आयोग के सामने कुछ प्रमुख चुनौतियां क्या आने वाली हैं, ये रंगराजन साहब बताने की कोशिश करते हैं। उसी पे हम चर्चा थोड़ी सी करेंगे 5 मिनट अगले। तो पहली चीज वो कहते हैं कि यार जो 14वां वित्त आयोग बना था
उसमें राज्यों की हिस्सेदारी जो है वो 32% से बढ़ा के 42% कर दी गई थी कि टैक्स जो भी लगता है, टैक्स से जो भी रेवेन्यू, जो भी राजस्व हो रहा है, उसमें राज्यों का हिस्सा जो है वो 42% होगा। इसके पहले 32% होता था, तो उसको 10% बढ़ाया गया था, 10% बढ़ाया गया था कि अब इसको हम 42% पर रखेंगे। फिर उसके बाद भारत में राज्यों की संख्या कम हो गई, क्योंकि आपका जम्मू कश्मीर राज्य जो है वो यूटी बन गया, वो राज्य नहीं रह गया, तो फिर उसको घटाकर 41% कर दिया गया कि भाई अब एक राज्य कम हो गया है तो हमने 1% कम कर दिया, अब ये 41% हो गया। सही बात है। तो ये अभी वर्तमान में स्थिति है। लेकिन रंगराजन साहब ये कहते हैं, अगर आप वास्तविकता में सरकार टैक्स के माध्यम से जितना पैसा कमाती है और उसमें से कितना राज्यों को मिलता है, इसका सही कैलकुलेशन करो तो ये नंबर जो है ये 31% पे ही जाकर रुक जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि सरकार बहुत सारा रेवेन्यू कैसे लाती है? सेस के जरिए और सरचार्ज के जरिए। सेस और सरचार्ज क्या होते हैं? ये अतिरिक्त टैक्स होते हैं। ठीक है, सेस और सरचार्ज, सेस और सरचार्ज ये बेसिकली टैक्स पर टैक्स होते हैं। आप में से जो लोग इनकम टैक्स देते होंगे आपको पता होगा, आप वो एजुकेशन सेस और ये सब सेस देते रहते हो। यानी कि मान लो आपका कुल टैक्स 1000 रुपए बना, एग्जांपल दे रहा हूं बस, मान लो आपका कुल टैक्स 1000 रुपए बना, उस पे अगर आपको 2% एजुकेशन सेस देना है तो आपकी आय पे नहीं लगेगा, ये जो टैक्स बना है इसका 2% यानी कि 20 रुपए आपको एजुकेशन सेस देना पड़ेगा। इस तरह के सेस लगते हैं। सेस और सरचार्ज में क्या होता है फर्क? कि सेस जो है वो किसी एक विशेष चीज के लिए ही लिया जाता है, कि अगर शिक्षा के लिए सेस लिया जा रहा है तो वो केवल शिक्षा पे खर्च होगा और कहीं खर्च नहीं होगा। सरचार्ज जो है वो सरकार की संपत्ति है, सरकार की आमदनी है, सरकार उसे जहां चाहे खर्च करे। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रंगराजन साहब ये कहते हैं कि यार सेस की जो सेस और सरचार्ज का ये जो प्रावधान है इस पे सरकार बहुत ज्यादा रिलाय करने लगी है, क्योंकि याद रखिए केंद्र सरकार जो सेस और सरचार्ज एकत्रित करती है उसको बांटती नहीं है। तो केंद्र सरकार जो राजस्व का बंटवारा करती है वो केवल टैक्स का करती है। सेस और सरचार्ज जो होता है वो पूरी तरह से केंद्र की ही जेब में जाता है, वो उसमें से कोई भी हिस्सा राज्य सरकारों को प्राप्य नहीं होता है। ये क्लियर हुआ? तो सेस और सरचार्ज जो है ये इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, केंद्र आमतौर पे सेस और सरचार्ज की बात करती है, उनको बढ़ाना चाहती है। और आपने देखा होगा कई राज्यों के जो वित्त मंत्री होते हैं वो इस पर अपनी नाराजगी भी जताते हैं कि यार आप हर चीज सेस से क्यों ले रहे हो, हर चीज आप सरचार्ज से क्यों ले रहे हो, क्योंकि उनको पता है कि इससे राजस्व इकट्ठा होगा और उस राजस्व में हमें कुछ नहीं मिलने वाला, राज्यों को कुछ नहीं मिलने वाला। तो रंगराजन साहब यहां पे डेटा देते हैं, आंकड़ा देते हैं कि टोटल जो आपका टैक्स रेवेन्यू है इसमें से 18.5% रेवेन्यू एक्चुअली सेस और सरचार्ज के माध्यम से आता है, जबकि पहले वो 11-12% होता था। तो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है धीरे धीरे सेस और सरचार्ज की व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि केंद्र जो है वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू उसके पास रहे। ये क्लियर हुआ? तो एक चीज ये है कि 18.5% सेस और सरचार्ज के जरिए लोग पैसे कमा रहे हैं। रंगराजन साहब ये अनुशंसा करते हैं, ये रेकमेंड करते हैं कि भाई जो नया वित्त आयोग बनेगा उसको क्या करना चाहिए, सेस और सरचार्ज की एक ऊपरी सीमा तय कर देनी चाहिए कि आप ये कर दो कि भाई सेस और सरचार्ज जो है मान लो आप 10% की सीमा तय कर दो कि आपके टोटल टैक्स रेवेन्यू का 10% से ऊपर, ये 10% एक इंडिकेटिव नंबर है, समझाने के लिए बता रहा हूं केवल। रंगराजन साहब भी हालांकि 10% को ही रेकमेंड करते हैं कि आप 10% पे मान लो इसे फिक्स कर दो कि यार 10% तक आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप रख लो, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर वो 10% से ऊपर हुआ तो हम फिर राज्यों का शेयर जो 41% था उसको बढ़ा के 42% कर देंगे। मतलब सरकारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यार आप ऐसे, वरना क्या होगा, धीरे धीरे सरकारें सारा राजस्व जो है सेस और सरचार्ज से ही लेती जाएंगी ताकि राज्यों को उनका हिस्सा मिले ही ना, उनका हिस्सा जो है वो केंद्र को ही मिलता रहे। तो ये एक चीज, ये पहली अनुशंसा है, ये पहली बात है जो रंगराजन साहब करते हैं कि 16वें वित्त आयोग को इस प्रॉब्लम को सुलझाना पड़ेगा। ये एक प्रॉब्लम है, इसको सुलझाना आवश्यक है। दूसरी बात वो क्या कहते हैं, राज्यों के दरमियान, राज्यों के बीच आप जो राजस्व का बंटवारा करते हो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स लगते हैं कि भाई आपका क्षेत्र कितना है, आपके यहां वन कितने हैं, आपकी जनसंख्या कितनी है,
लेकिन उसके अलावा एक चीज जो और लगती है वो ये है कि आपके यहां प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो भाई देखो, सीधी सीधी बात है, लॉजिक ये होता है कि कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य को आप थोड़ा ज्यादा सहयोग करना चाहते हो, भाई है ना, सीधी बात है। आप समझोगे इस बात को कि आप देखोगे देश में भी सरकारें जो है वो गरीब नागरिकों को ज्यादा सुविधाएं प्रदान करना चाहती हैं, सही बात है। ऐसे ही केंद्र यहां पे टैक्सों के बंटवारे में, टैक्सों का जो हॉरिजॉन्टल बंटवारा है राज्यों के दरमियान, उसमें भी ये क्या देखा जाता है कि आपकी प्रति व्यक्ति आय जो है, और इसको नापने का तरीका क्या है, रंगराजन साहब ने बताया है तो मुझे लगा मैं आपको बता दूं। आप क्या करते हो, आप देश के टॉप 3 राज्य जो हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय आप निकाल लेते हो, मान लो वो X रुपीस है, ठीक है। तो आप कैसे नापते हो कि भाई मान लो टॉप 3 राज्यों की औसत प्रति व्यक्ति आय ये X थी, तो इससे आपका राज्य, मान लो ये यहां तक पहुंची, ये X है, तो आपका राज्य जो है, मान लो उत्तर प्रदेश यहां कहीं पे आ पाता है कि भाई ये है 0 से बढ़ के X तक जाना है, तो यूपी जो है X तक आ पाता है, यहां तक आ पाता है, और मान लेते हैं तमिलनाडु यहां तक आ पाता है, ठीक है। तो आपकी ये दूरी कितनी है, जो ये ऊपर के 3 राज्यों का औसत है, इससे आय के मामले में आप कितना दूर हो, उसके आधार पे आपको वित्त का वितरण होता है कि भाई आप अगर बहुत दूर हो तो निश्चित तौर पे आपको थोड़े से ज्यादा पैसे मिलते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि आपको इस पैसे की अधिक आवश्यकता है। यह बात सही है, यह क्लियर है। तो निश्चित तौर पे क्या है कि यार जो धनवान राज्य हैं, जो अच्छे अमीर राज्य हैं, विकसित राज्य हैं, वो कहते हैं कि यार ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, हमें इस पैरामीटर की इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा कम करना चाहिए, क्योंकि और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, केवल इसके आधार पर वितरण नहीं होता। इसकी वेटेज लेकिन 45% है, तो ये कहते हैं कि भाई इसकी वेटेज कम करो, क्योंकि यार ये कहते हैं कि इनका लॉजिक फिर से वही है कि जो मैं आपको पहले भी कई बार ये लॉजिक समझा चुका हूं कि भैया अगर कोई राज्य अपने यहां विकास नहीं कर पा रहा है तो यार ये उसका प्रॉब्लम है ना। हमने इतनी मेहनत करके अपने यहां औद्योगिक विकास किया, आपने उसका हमें क्या सिला दिया, आपने उसका हमें क्या परिणाम दिया, हमको जो पैसे मिलते थे वो पैसे आपने कम कर दिए। जो राज्य मतलब अपने यहां किसी तरह का औद्योगिक विकास नहीं कर रहा है, उसके आप पैसे बढ़ाते जा रहे हो। तो यानी कि खराब प्रदर्शन करने पर पुरस्कार दिया जा रहा है और अच्छा प्रदर्शन करने पर दंड दिया जा रहा है। तो विकसित राज्यों ने यह कहा कि इसकी महत्ता को घटाया जाए। तो रंगराजन साहब कहते हैं इस पर सोचना पड़ेगा वित्त आयोग को कि मे बी इस वाले पैरामीटर की प्रति व्यक्ति आय की वेटेज जो है, अभी जो 45% वेटेज है, इसको आप कम करके 40% वगैरह पे ला सकते हो या नहीं, इस पर चर्चा करनी आवश्यक है। हालांकि रंगराजन साहब खुद ये कहते हैं कि यार हम बात करते हैं बार बार जनसांख्यिकीय लाभांश की, जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है कि हमारी युवा आबादी जो है वो जब काम करेगी तो देश को बड़ा फायदा होगा। तो हमारे को सबसे ज्यादा जनसांख्यिकीय लाभांश, सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड कहां से मिलेगा? गरीब राज्यों से मिलेगा, क्योंकि वहां पे अनटैप्ड पोटेंशियल है ना यार, समझ रहे हो कि नहीं? करोड़ों लोग हैं जिनको सुविधाएं नहीं है, तो अगर आप उनमें निवेश करोगे तो आपको बेहतर आरओआई मिलेगा, है ना। मतलब आप समझ रहे हो कि नहीं? आप ऐसे समझो कि एक बच्चा है, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। एक बच्चा है जिसके मैथ में 80 नंबर आते हैं, आप उसको और हेल्प करो, और अच्छे से पढ़ाओ, तो वो क्या करेगा? 90 ले आएगा, ठीक है। तो 10 नंबर का फायदा आपको यहां मिला। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो मैथ में 25 नंबर लाता है, अगर आप उसको पढ़ाओ, उस पर खर्चा करो, तो हो सकता है वो 60 तक पहुंच जाए। तो आपके जो है नंबर 35 नंबर बढ़ गए कि नहीं बढ़े? यहां पर आपके 10 ही नंबर बढ़े। तो यही लॉजिक यहां पर है कि जो राज्य ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं उनमें शायद आपको उतना जनसांख्यिकीय लाभांश नहीं मिलेगा, लेकिन जो राज्य खराब कर रहे हैं उनमें जनसांख्यिकीय लाभांश आपको बहुत ज्यादा मिल सकता है। तो यह जरूरी है। तो यही यहां पे रंगराजन साहब कहते हैं कि इस पूरे मामले में एक संतुलन स्थापित किए जाने की आवश्यकता है कि भाई हमें बंटवारा कैसे करना है। यह एक संतुलन होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा ऋण और जीडीपी का अनुपात जो है वो कोविड में आसमान छू रहा था, आपको जानते ही हो। लेकिन कोविड के समय यार हम उसको एक एक्सेप्शनल, एक अपवाद मानते हैं, क्योंकि यार कोविड में इसकी आवश्यकता भी थी, सरकारों को बहुत खर्चा करना था, उस खर्चे के लिए ऋण चाहिए था। लेकिन वो कहते हैं कि इसको भी हमें नियंत्रित करना चाहिए, और उसके लिए वो क्या कहते हैं, 12वां वित्त आयोग जो था उसने ऋण की परिस्थिति के लिए एक ऋण आयोग के गठन की सिफारिश की थी, जो कि एक स्वायत्त संस्था होगी। एक ऋण आयोग, एक ऋण की समिति बनेगी, ऋण परिषद बनेगा, जो कि बेसिकली केंद्र और राज्य यानी कि सरकारों द्वारा लिए जाने वाले ऋण की
कितना ऋण चाहिए, कितना ले रहे हैं, उसका प्रयोग क्यों हो रहा है, इसकी जांच करेगा और इसको रोकने की कोशिश करेगा अगर आप गैर जरूरी चीजों के लिए ऋण ले रहे हो। तो ये कहते हैं कि इस वाले वित्त आयोग में भी आप इस प्रक्रिया को लागू कर सकते हो, आप ये ऋण आयोग बनाने के लिए आगे बढ़ सकते हो अगर आपको ठीक लगता है तो। ठीक है, ये कुछ एक रिकमेंडेशंस थी, कुछ एक बातें थी जो रंगराजन साहब ने कही आपके आने वाले वित्त आयोग को लेकर। चलिए, ओके, गर्मी बहुत बढ़ गई है यार। कुछ दिनों पहले भी आपको मैंने बताया था कि लगातार रोजाना गर्मी के रिकॉर्ड जो है विश्व के वो टूट रहे हैं। तो कुछ दिनों पहले मैं एक न्यूज आइटम पढ़ रहा था कि जो लोग भारत में गर्मी से बचने के लिए यूरोप गए हैं घूमने के लिए, उनकी स्थिति बड़ी खराब हो गई है। जैसे ये जो मैंने आपको चित्र लगाया है, ये इटली का है। तो इटली में इस समय जो पर्यटक घूमने गए हैं, आमतौर पे इटली गर्मियों में गर्म नहीं होता है, एक यूरोपीय देश है जहां पे ज्यादा गर्मी नहीं होती है। लेकिन आप इटली में इस समय देखेंगे कि जहां पर भी पब्लिकली इस प्रकार के फाउंटेन वगैरह लगे हैं, पर्यटक जाके उसके नीचे अपना सर डाल के बैठे हुए हैं क्योंकि वो गर्मी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। और ये आपको अब देखने को मिलेगा, मतलब आपको स्पेन में ये हालत देखने को मिलेगी, आपको ग्रीस में देखने को मिल रहा है कि जंगलों में गर्मी से आग लग रही है। जो देश आमतौर पे ठंडे देश माने जाते हैं, उतनी गर्मी वहां नहीं पड़ती। इटली का चित्र मैं आपको दिखाई रहा हूं, वहां पे क्या चल रहा है। तो भाई हुआ क्या है, जुलाई 2023 जो है वो मानव की जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, पिछले 12,000 सालों का सबसे गर्म महीना माना गया है। यानी कि आज तक भारत नहीं, माफ कीजिएगा, विश्व के इतिहास में जुलाई 2023 से गर्म महीना नहीं हुआ। तो हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं, उन्होंने यह कहा कि भैया ग्लोबल वार्मिंग का टाइम चला गया। अब तक हम ग्लोबल वार्मिंग कहते थे, नाउ दिस इज द एरा ऑफ ग्लोबल बॉइलिंग। इसको आप यूज कर सकते हैं, ग्लोबल बॉइलिंग और द एरा ऑफ बॉइलिंग अर्थ। कि वो कहते हैं कि अब जो है आपकी पृथ्वी जो है बेसिकली उबल रही है। ग्लोबल वार्मिंग भूल जाओ, अब ग्लोबल वार्मिंग पुरानी बात हो गई। अब भाई हम कहां रह रहे हैं, हम रह रहे हैं ग्लोबल बॉइलिंग के समय में। यह ऐसा समय है जहां पर दुनिया वास्तविकता में उबल रही है। ठीक है, और दुनिया का औसत तापमान जो है वो 16.95 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मैं एक बार हालांकि पहले समझा चुका हूं इस बात को, लेकिन आप में से कई लोगों को लगेगा ये तो ज्यादा गर्म नहीं है। बेटा, ये दुनिया का औसत तापमान है, जबकि आपको पता है कि दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पे तो ग्लेशियर जमे हुए हैं, तो वहां तो नेगेटिव टेम्परेचर होता है। तो उस हिसाब से ये तापमान जो है ये बहुत ज्यादा है। और पिछले जो 2019 का जो तापमान था, जो अब तक का हाईएस्ट तापमान था, उससे ये 0.2 डिग्री ज्यादा है। ठीक है, और इसके अलावा इस बार फिर भी वैश्विक परिस्थितियों में बहुत जगह ला नीना देखा गया, जो कि तापमान को थोड़ा कम करता है। यानी कि इस साल जो सर्वाधिक तापमान आया है, यह ला नीना होने के बावजूद आया है। तो आने वाले सालों में, अगले 2 या 3 सालों में एल नीनो की सिचुएशन बनेगी दुनिया के बहुत सारी जगहों पर। तो उस कारण फिर क्या होगा, आने वाले वर्ष जो हैं वो और ज्यादा गर्म होने वाले हैं। इससे इसमें कोई डाउट नहीं है कि 2023 के बाद जो 2025-26 तक जब हम पहुंचेंगे तो तापमान हमें इससे भी ज्यादा देखने को मिलेगा। इसमें कोई शक, कोई संदेह नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अब लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने यह भी कहा है कि भाई देखो, वैश्विक तापमान का हमारा टारगेट क्या है पेरिस समझौते के तहत, कि हमें प्री इंडस्ट्रियल टाइम के 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखना है। कि प्री इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिकीकरण के पहले दुनिया का जो तापमान था, उससे तापमान की वृद्धि जो है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यह हमारा लक्ष्य था, हम बना के चले थे। निश्चित तौर पे वो लक्ष्य जो है बहुत मुश्किल हो गया है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इतनी गर्मी है, इतना ज्यादा तापमान बढ़ चुका है कि उसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि असंभव है। अगर हम तुरंत आपातकालीन उपाय लेंगे तो इस मामले को सुलझाना संभव है, वरना शायद इसको सुलझाना संभव अब नहीं है। साथ के साथ ये जो आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, ये भारत के लिए भी कहता है कि अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि हम बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, जिसको लेके बहुत सारे अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि वो तो वैसे भी बनने वाले हैं, कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो नेचुरली एक्सेलरेट होगी और हम जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे।
लेकिन यहां पे एक जो बात है कि विद बिग पावर कम्स बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अगर आप दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो तो आपको ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो आप उपाय कर रहे हो उनमें और तेजी लाने की आवश्यकता है। क्योंकि आप अगर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनोगे मतलब आपने अपने यहां आर्थिक उत्पादन बढ़ाया है, यानी कि और आर्थिक उत्पादन बढ़ाने के लिए आप आमतौर पर प्रदूषण बढ़ाते हो। तो यह कहता है आर्टिकल कि भाई अब भारत के पास यह स्कोप नहीं होना चाहिए कि हम अपने विकास के लिए प्रदूषण बढ़ाएंगे। भारत को कोशिश करनी चाहिए कि जो हमने अपना नेट जीरो लक्ष्य रखा है 2070, उसके पहले ही हम 2050 तक ही अपने नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करें, ताकि ये जो एक जिम्मेदारी है दुनिया के विकसित देशों पे, दुनिया के बड़े देशों पे, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पे, उसको भी हम निभाएं। हम सिर्फ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ना बने, बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी एक जिम्मेदार अर्थव्यवस्था बने, ये आर्टिकल कहता है। ठीक है, चलो अब आते हैं आज की सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज पे। इंटरेस्टिंग, दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण, जिसके बारे में मैंने आज सुबह टेलीग्राम में पोस्ट भी किया था। तो यार कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी, आप लोगों में से कुछ लोगों ने शायद देखी होगी, रानी मुखर्जी थी उस फिल्म में, नेटफ्लिक्स पे आई थी, आई थिंक सिनेमा हॉल्स में शायद नहीं लगी थी। मिसेस चैटर्जी एंड नॉर्वे उस फिल्म का नाम था। तो उस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी थी, आप में से जिन लोगों ने नहीं देखी, कि एक भारतीय महिला हैं और उनके 2 बच्चे हैं और वो नॉर्वे में अपने पति के साथ रहती हैं। अब यार क्या होता है, कई बार सांस्कृतिक फर्क बहुत ज्यादा होते हैं कि आप अब देखिए कोई भी माता पिता, आमतौर पे, मैं कुछ अपवादों की बात नहीं कर रहा, कुछ अपवाद होते हैं जहां माता पिता हिंसक होते हैं या बच्चों के साथ उत्पीड़न करते हैं, इस प्रकार की घटनाएं भी होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। या फिर कुछ माता पिता जो होते हैं भाई, वो आमतौर पे उनका व्यक्तिगत जीवन इतना हिंसक होता है, इतना समस्याप्रद होता है कि उनके परिवार का माहौल बच्चों के लिए ठीक नहीं होता, लेकिन वो अपवाद होते हैं। आमतौर पे सभी माता पिता अपने बच्चों को जो सबसे अच्छी परवरिश, जो सबसे अच्छे तरीके से वो पाल सकते हैं वैसे पालते हैं, है ना। हम सबके माता पिता ने ऐसा किया है, हम में से भी कई लोग माता पिता होंगे, वो भी ऐसा ही करते होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। कई बार क्या होता है, परवरिश के तरीकों में कुछ सांस्कृतिक फर्क होते हैं। जैसे मिसेस चैटर्जी इन नॉर्वे वाली कहानी जो थी, जो कि एक वास्तविक घटना पे आधारित थी, उसमें क्या हुआ था कि वो माँ जो है वो बच्चे को हाथ से खिलाती थी, जो कि हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। मतलब माता पिता, यार मैं अपने बच्चे को कई बार हाथ से खिलाता हूं, है ना। तो ये बच्चे को हाथ से खिलाना, और तो इसको बड़ा वहां पे गंदा और इसको बड़ा एक खराब चीज माना गया। या फिर आपने अपने बच्चे को कभी डांट दिया इस चीज को, या कभी हो सकता है मार भी दिया आपने अपने बच्चे को कभी थोड़ा बहुत, तो इस बात को वहां की सभ्यताओं में, वहां की संस्कृतियों में स्वीकार नहीं किया जाता। ठीक है, तो इस प्रकार के सांस्कृतिक फर्क थे, जिसके कारण क्या होता है, वहां की जो पश्चिमी देश जो होते हैं आमतौर पे वो बच्चों की देखभाल और बच्चों की भलाई को लेकर बड़े गंभीर होते हैं। तो भले ही आप उस देश के नागरिक हो या ना हो, अगर आप वहां रह रहे हैं तो आपको उस देश का जो बच्चों को पालने के नियम कायदे हैं उनका पालन करना पड़ेगा। तो आप अगर नहीं करोगे तो बच्चे जो है वो आपसे ले लेते हैं और फिर उनको दूसरे माता पिता, कोई भी फॉस्टर पेरेंट्स जो हैं वो प्रदान किए जाते हैं। तो ये फिल्म जो थी उसमें दिखाया था कि कैसे कई वर्षों तक ये पूरा मामला चला। भारत सरकार की ओर से विदेश मंत्रालय ने, उस टाइम डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, विदेश मंत्रालय ने इस मामले में दखल दिया और आखिरकार उन बच्चों को नॉर्वे से वापस लाया गया, भारत भेजा गया। ठीक है, हालांकि बाद में और भी चीजें आई कि उस परिवार में हिंसा होती थी वगैरह वगैरह। तो अब इस तरह की ही एक और घटना सामने आई है, जो है अरीहा शाह की मामला की घटना। तो यार बच्चे का चेहरा हर जगह ब्लर्ड है, जो मैं ऑब्वियसली वो अच्छा भी नहीं है, अब बच्चे का चेहरा दिखाएं, लेकिन ये एक आपको देखने में ठीक ठाक परिवार लग रहा है। ये गुजराती जैन परिवार है, शाह परिवार। तो ये लोग जर्मनी में रहते थे। ये जो उसके पिता हैं ये जर्मनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। इनकी बच्ची का जन्म जर्मनी में ही हुआ, बर्लिन में ही हुआ। 2 साल से कम की है इनकी बच्ची। अरीहा उसका 3 साल से कम की है, 2 से कुछ ऊपर साल की है। अरीहा शाह इन्होंने अपनी बच्ची का नाम रखा। सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई समस्या थी नहीं। फिर एक दिन क्या हुआ, इस बच्ची की दादी या नानी, कोई ग्रैंड मदर लिखा था क्योंकि अंग्रेजी में तो मुझे पता नहीं वो दादी है या नानी, वो कुछ विजिट करने आई हुई थी और उनके हाथ से बच्चा या तो गिर गया या कोई दुर्घटना हो गई बच्चे के साथ, बच्चे को चोट लग गई। ऐसी एक घटना हुई और बच्चा जिस तरह से गिरा, जिस तरह के से उसको चोट लगी, उसकी चोट जो है वो बच्चे के प्राइवेट पार्ट के आसपास जाके लगी। ठीक है, वहां पे कहीं पे बच्चे को चोट लगी। माता पिता को चिंता हुई, माता पिता बच्चे को लेकर अस्पताल गए। जैसे कोई भी एक समझदार माता पिता जाएगा, वो बच्चे को लेकर दिखाने के लिए अस्पताल गए।
अस्पताल ने जब बच्चे के प्राइवेट पार्ट के पास चोट लगी हुई देखी तो अस्पताल को लगा कि इस बच्चे का यौन उत्पीड़न हुआ है, जो कि अस्पताल के हिसाब से भी सही है, ठीक है। मतलब मैं मानता हूं हमेशा कि अस्पतालों को भी बहुत सजग रहना चाहिए इन मामलों में, क्योंकि होती हैं ऐसी घटनाएं। ऐसा हमारा समाज कोई आदर्श तो है नहीं, ऐसी घटनाएं होती हैं। तो अब माता पिता उस बच्चे को अस्पताल लेकर गए। अस्पताल को लगा कि बच्चे का हुआ है यौन उत्पीड़न। अस्पताल ने तुरंत जो जर्मनी की चाइल्ड केयर एजेंसी है उसको सजग कर दिया। चाइल्ड केयर एजेंसी तुरंत एक्टिव हो गई, तुरंत उस बच्चे को अपने साथ लेकर चली गई। यहां तक भी ठीक है, यहां तक मैं मानता हूं कि यह काम जरूरी था कि भाई आप जब तक जांच ना कर लो कि बच्चा माता पिता के साथ सुरक्षित है या नहीं है, तब तक आपको बच्चे को नहीं भेजना चाहिए। यहां पर भी मैं सहमत हूं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद माता पिता रिक्वेस्ट करते रहे कि भाई दुर्घटना है, आप जांच करा लीजिए। आप बच्चा भी इतना छोटा नहीं है कि आपको बता नहीं सकता, तो आप बच्चे से पूछ सकते हैं। आपको जो भी करना है आप आगे जाके बच्चा बताएगा, उस समय छोटा था। आप जो है आसपास से पता कर लीजिए, जो आपको जांच करनी है आप कर लीजिए, लेकिन हमारा बच्चा हमको वापस कर दीजिए। तो संस्थानों ने वहां पर जांच कराई और जांच के बाद क्या पाया गया कि भाई कोई आपराधिक मामला नहीं है। जांच में यह स्पष्ट हो गया, मतलब इस पति पत्नी पर, इन हस्बैंड वाइफ पर जो भी आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे वो सारे मामले हटा लिए गए, क्योंकि यह लगभग सिद्ध हो गया कि यह दुर्घटना है, कि भाई बच्चे को चोट लगी दुर्घटना से लगी और एक ऐसी जगह पे लगी जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे के साथ कोई यौन उत्पीड़न हुआ, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यह आपराधिक मामला जो है वो हटा लिया गया, लेकिन उसके बाद भी बच्चे को वापस नहीं किया गया। उसके बाद भी बच्चा जो है इनको नहीं लौटाया गया। अब ये लोग बार बार अपील करते रहे, ये वहां पे न्यायिक लड़ाई लड़ते रहे कि भाई आप बच्चा हमको दीजिए, लेकिन बच्चा इनको नहीं दिया गया। इनके बच्चे को वहां पर एक फॉस्टर केयर हाउस में रखा गया, जहां पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, जबकि बच्ची सामान्य है, बच्ची में कोई कमी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो एक तो इसको वहां रखा गया है, दूसरा माता पिता को 15 दिन में एक बार मिलने की अनुमति दी गई है। अब ये जो मीटिंग्स होती हैं उसमें बच्चा निश्चित तौर पे माता पिता को पहचानती है वो बच्ची, उनको देखकर रोती है, बहुत दर्दनाक मीटिंग्स होती हैं ये। लेकिन वहां की न्यायालय जो है वो इस बात से सहमत नहीं है, या फिर वहां की जो पूरी व्यवस्था है चाइल्ड केयर की वो इस बात से सहमत नहीं है कि ये बच्चा अपने ओरिजिनल माता पिता के पास वापस जाना चाहिए। ऐसा नहीं किया जा रहा है। धीरे धीरे जब वहां पे, अब जैसे अभी तो वो किसी एक इंस्टीट्यूट में रह रही है, आगे जाके इस बच्चे को वहां पे होता क्या है, ऐसे परिवार ढूंढे जाते हैं जो बच्चों की देखभाल कर सकते हैं। और कई बार ऐसे परिवार जो होते हैं वो पैसे के लालच में भी ऐसा करते हैं, लेकिन कई बार बहुत अच्छे लोग भी हो सकते हैं। तो इस बच्ची को किसी परिवार में सेटल किया जाएगा जो एक जर्मन परिवार होगा। अब वहां पर जब वो परिवार के साथ ये बच्ची जाकर रहेगी तो उसके माता पिता से उसका मिलना जो है वो और कम कर दिया जाएगा, जबकि वहां के एक संस्थान ने ऐसा कहा था कि आप इसके लिए ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं कि भाई आप एक कोई माता पिता इस बच्चे के साथ रह सकता है और दूसरा विजिट करता रहे। लेकिन इनका वीजा हो गया एक्सपायर, ये लोग भारत आ गए, तो अभी अपने बच्चे से केवल वीडियो कॉल के थ्रू मिल पाते हैं 15 दिन में एक बार, और यह प्रक्रिया भी धीरे धीरे कम होगी। और ऐसा तब हो रहा है जब इन पर किसी प्रकार का कोई आपराधिक मामला सिद्ध नहीं हुआ। अब देखिए, इसको लेके कई सारी समस्याएं हैं। पहली समस्या यह है कि चलिए आप पहले तो आप यह है कि यार देखिए, और कई सारी चीजें प्रभावित करती हैं। जैसे ये गुजराती जैन परिवार की बच्ची है, गुजराती परिवार की बच्ची है, और आपको संस्कृति भी समझनी चाहिए। आपने उसे एक ऐसे, इतनी छोटी बच्ची को एक ऐसे परिवार में रखा है जहां पर लोग उससे जर्मन में बात कर रहे हैं, जहां पर उसे उस तरह का खाना खिलाया जा रहा है जो उसने कभी नहीं खाया। तो उस बच्ची को के लिए यह कितना एक ट्रॉमेटिक होगा, कितना दुखद होगा, कितना दर्दनाक होगा, इसको भी समझने की आवश्यकता है। चलिए एक बार को आप ये मानते भी हैं कि भाई इसके माता पिता पे आपको अब भी संदेह है, एक बार को ये मान लेते हैं कि आपको इसके माता पिता पे संदेह है और आप ये चाहते हैं कि भाई माता पिता जो हैं वो इस बच्चे को वापस ना ले पाएं, तो आपको इस बच्चे को भारत में जो बच्चों के विकास के लिए संस्थाएं बनी है वहां भेजना चाहिए। इसके माता पिता, इसके दादा दादी, नाना नानी, जो इसका पूरा विस्तृत परिवार है जैसा भारत में होता है, उनसे ऐसे हजारों किलोमीटर दूर एक अनजान परिवार में इस बच्चे को पालने का कोई औचित्य नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई इन शाह परिवार को बच्चा नहीं भी मिलना चाहिए, तो आप भारत के किसी बच्चों की देखभाल करने वाले संस्थान को दें ताकि वो इसकी देखभाल करे, ना कि जर्मनी की संस्थाएं। तो अभी इसको क्या हुआ है, आज ये आर्टिकल भी वृंदा करात ने लिखा है, भारत के अलग अलग पार्टी से, बहुत कम आजकल की राजनीति में ऐसा होता है हालांकि कि सारी पार्टियां लड़ती रहती हैं, तब भी अलग अलग पार्टी के 59 सांसदों ने, जिसमें कांग्रेस पार्टी के सांसद शामिल हैं, बीजेपी के सांसद शामिल हैं,
तृणमूल कांग्रेस के सांसद शामिल हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद शामिल हैं। कई सारे लोगों ने एक पत्र लिखा है जर्मनी के राजदूत को और उन्होंने उनसे यह मांग करी है कि इस बच्ची को भारत को सौंपा जाए, कि ये बच्ची जो है इसको आप भारत को दीजिए, ये भारत की बच्ची है। कई सारे जो इनके समुदाय के परिवार हैं, जैन परिवार हैं, उन्होंने ऐसी इच्छा भी व्यक्त की है कि जब तक ये मामला पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो जाता, इस बच्ची को हम अपने घर पे रखने को तैयार हैं और इसके माता पिता को भी हम अपने घर पे रखने को तैयार हैं, अगर कोर्ट अलाउ कर देती है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप माता पिता को नहीं भी सौंपते हैं तो भी आपको इस बच्चे को भारत भेजना चाहिए। इस बात को समझिए कि बच्चों की परवरिश जो होती है वो निश्चित तौर पे हर कोई भी ये नहीं चाहता कि बच्चे असुरक्षित रहें, कोई भी ये नहीं चाहता कि बच्चे किसी भी प्रकार की हिंसा या किसी भी प्रकार की खराब पर्यावरण, खराब माहौल का शिकार बने, ये कोई नहीं चाहता। लेकिन तब भी एक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य जो होता है बच्चों को पालने का, उसको भी समझना जरूरी है कि भाई हर संस्कृति में बच्चों को पालने का, बच्चों के पालन पोषण के तौर तरीके अलग हो सकते हैं, तो इसको समझने की आवश्यकता है। और यहां पे वृंदा करात प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हैं कि अभी G20 की बैठक होगी, जर्मनी के चांसलर भारत आएंगे, आपका बार बार जर्मनी के चांसलर से मिलना होगा, तो आप इस बात की मांग कीजिए, इस बात की बहुत आप दबाव के साथ मांग कीजिए कि भाई ये बच्ची जो है ये भारत की है, ये बच्ची हमें वापस चाहिए, अरीहा शाह को हमें भारत लाना चाहिए। ये एक मांग जो है जर्मनी से हमें करनी चाहिए, ये वृंदा करात यहां पे कहती हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे भी इस मामले को हम फॉलो करेंगे, जब भी इस पर कुछ होगा मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, हाँ जी, क्या आखिरी है ना आज का, चलिए आज लग रहा है, बहुत बढ़िया। तो भाई आखिरी आर्टिकल जो हम बात करेंगे वो है इंटरनेट के शटडाउन के बारे में। तो आज के जमाने में आप एक बार के लिए बस कंसीडर करके देखो, ठीक है, आप एक बार कंसीडर करके देखो कि आपके पास किसी तरह का कोई इंटरनेट नहीं है एक दिन के लिए। आप एक बार ये कंसीडर करके देखो। ये एक्सपेरिमेंट मैंने अपने बच्चों से कराया था। मैं उस समय कोर्स पढ़ाता था जो स्कूल या कॉलेज में जाने वाले बच्चों के लिए था, जिनको मैं राष्ट्रीय मुद्दे समझाने की कोशिश करता था। उस समय कश्मीर में, जो 2019 में कश्मीर में राष्ट्रपति शासन तो लगा ही हुआ था, लेकिन जब वहां पे कश्मीर का बंटवारा किया गया था, उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था, 370 हटाया गया था वहां से, और वहां पे इंटरनेट 6 महीने तक बैन रहा था। तो मैंने कई सारे छात्रों से एक ही एक्टिविटी कराई थी कि आप एक दिन, बस पूरे एक दिन इंटरनेट और इंटरनेट से जुड़ी कोई चीज प्रयोग नहीं करोगे। और फोन, हाँ कश्मीर में फोन भी बैन था, तो आप ये सब एक दिन के लिए त्याग के देखो और आपको पता चलेगा कि आपका जीवन कितना प्रभावित हो रहा है। और आप इमेजिन करो कि ये चीज 6 महीने चलती रहे लगातार, तो आपका जीवन जो है वो कितना दुष्कर हो जाएगा। मतलब कितने लोगों की हमारी टीम से नौकरियां गई। उस समय जो मेरी टीम थी उसमें हमारे पास ऐसे कुछ मेरे ख्याल से 4 मेंटोर्स थे जो कश्मीर से थे। हमारे पास कुछ 30-40 छात्र छात्राएं थे जो कश्मीर से थे, और हमारा कोर्स ऑनलाइन था। तो उन छात्र छात्राओं का कोर्स बंद करना पड़ा। वो उन मेंटोर्स की सबकी नौकरियां चली गई क्योंकि उनको ऑनलाइन पढ़ाना होता था। अभी अगर मान लीजिए आप मेरा इंटरनेट बंद कर दो तो यार मैं कैसे पढ़ाऊंगा आपको, तो मैं कैसे काम करूंगा, मैं नहीं पढ़ा सकता ना। तो इंटरनेट की सुविधा जो है वो अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत एक मूल अधिकार मानी जाती है। ये थोड़ा गलत से लिखा गया, अभिव्यक्ति में पूरा होता है, ठीक है। तो इंटरनेट की सुविधा जो है वो अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत आती है। आर्टिकल 19(1)(a) जो आपके देश में है, आपने निश्चित तौर पे अगर पॉलिटी पढ़ी है या अगर नहीं भी पढ़ी तो ये सब आपने सुना होगा। आपका 19(1)(a) जो है उसके अंतर्गत देश आपको, संविधान आपको अभिव्यक्ति का अधिकार देता है, और इंटरनेट की सुविधा आपके अभिव्यक्ति के सुधार के अधिकार के अंतर्गत आपका मूल अधिकार मानी जाती है। सरकारें इसको समय समय पर प्रतिबंधित करती रहती हैं। हालांकि सरकार का पक्ष भी हमको समझना चाहिए कि कई बार इंटरनेट के माध्यम से अफवाहें फैलाई जाती हैं, फेक न्यूज फैलाई जाती है। जैसे मैं आपको बताता हूं एक बार कि मैं उत्तर प्रदेश में जहां का रहने वाला हूं, एक बार मैं अपने माता पिता के पास वहां गया हुआ था। उस क्षेत्र में कुछ सांप्रदायिक विवाद हो गया। कुछ होता है ना कि छोटा मोटा विवाद हो जाता है कि इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया, फिर उस व्यक्ति ने इस व्यक्ति के क्या बोलते हैं दुकान में तोड़फोड़ कर दी, फिर दोनों ने एक दूसरे के घरों में आग लगा दी, फिर दंगा हो गया, जैसा हमारे यहाँ होता रहता है अक्सर, ठीक है। तो भाई दंगा हो गया। अब दंगा हुआ और जहां पे हमारा घर है उससे कुछ ऐसे 8 किलोमीटर दूर वो दंगा हो रहा था। तो मैं वहां पहुंचा, मुझे कुछ काम भी था, मैंने कहा चलो घर जाऊंगा, घर से काम कर लूंगा। लेकिन वहां मालूम चला कि प्रशासन ने पूरी तरह से इंटरनेट प्रतिबंधित कर रखा है। तो मैंने कहा चलो छुट्टी हो गई, अब क्या कर सकते हैं।
तो आम तो और उसका मुझे लॉजिक समझ में आता है, क्योंकि जब तक इंटरनेट चल रहा था तब तक वहां पे जैसे मेरे माता पिता रहते हैं तो उनके फोन्स पर इस तरह के भड़काऊ फोटो आने शुरू हो गए थे कि भाई देखो आग लग गई, अमुक धर्म के व्यक्ति ने दूसरे धर्म के व्यक्ति को मार दिया, जिसमें तो आधी चीजें फेक थी, आधी चीजें गलत थी। तो कई बार इनका प्रयोग जो होता है वो किया जाता है भावनाएं भड़काने के लिए, गलत सूचनाएं देने के लिए। तो प्रशासन का इस प्रकार का कई बार प्रतिबंध जो होता है वो जस्टिफाइड होता है कि भाई आप जो है सूचना के प्रचार प्रसार को रोकते हो, ताकि जो भी एक भड़काने वाली बातें हैं, इस प्रकार की भावनाएं हैं, वो ज्यादा ना फैल पाए, इनको आप रोकने की कोशिश करते हो। ये इसका लॉजिक होता है। लेकिन होता क्या है, अनुराधा भसीन केस हुआ था एक, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि इंटरनेट पे आप प्रतिबंध लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि कुछ भी हो जाए तो आप इंटरनेट बैन कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी हो गया, कहीं पर भी कुछ भी हो गया, आपका पहला कदम यह है कि आपने इंटरनेट बैन कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि ये जो प्रतिबंध हैं ये रीजनेबल होने चाहिए, यानी कि तर्क संगत होने चाहिए, एक शुद्ध कारण होना चाहिए। देयर हैव टू बी अ रियल कॉज फॉर द बैन, कि आप जो लगा रहे हो बैन, उसका एक स्पष्ट कारण होना चाहिए। इसके अलावा वो आनुपातिक होने चाहिए कि भाई अगर बड़ा दंगा है तब तो बैन करो, कोई दो लोग सड़क पे लड़ रहे हैं आपने इंटरनेट बैन कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आनुपातिक मतलब मक्खी को मारने के लिए आप तोप लेके नहीं आते ना, समझ रहे हो कि नहीं। तो आनुपातिक का मतलब यह होता है कि यार जितना जिस लेवल की प्रॉब्लम है सोल्यूशन उसी लेवल का होना चाहिए। बात है कि नहीं, सही बात है। और तीसरा यह समयबद्ध होना चाहिए कि यार इंटरनेट बैन जो है वो इनडेफिनिट नहीं हो सकता, वो अनिश्चितकालीन नहीं हो सकता। ये तीन शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने रखी थी अनुराधा भसीन मामले में कि भाई तर्क संगत होना चाहिए, आनुपातिक होना चाहिए और समयबद्ध होना चाहिए। ये तीनों शर्तें जो हैं ये आवश्यक हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने अनुराधा भसीन मामले में स्पष्ट तौर पे कहा था। आते हैं मणिपुर पे। मणिपुर में पिछले 3 महीने से इंटरनेट पर प्रतिबंध है। जब ये महिलाओं का एक वायरल वीडियो भी आया था तब भी वहां की सरकार की पहली चिंता जो थी वो यही थी कि ये वीडियो कैसे बन गया और कैसे लीक हो गया। देखिए, मैं समझता हूं कि भड़काऊ संदेश जो हैं वो भेजे जाते हैं, लेकिन कई बार समाचार जो है देश तक पहुंचाने में, देश जो है अचानक से मणिपुर की घटना को लेकर जागरूक कैसे हुआ, उस घटना के बाद हुआ, उस वीडियो के बाद हुआ, ठीक है। तो इसके लिए भी कई बार इंटरनेट इत्यादि की आवश्यकता है। तो अब जाके मणिपुर में थोड़ा बहुत छूट मिला है। वो छूट भी क्या है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन पे छूट दे दी है, जो आपके घरों में तार से इंटरनेट आता है। लेकिन मोबाइल पे जो इंटरनेट है वो अब भी प्रतिबंधित है 3 महीने से। सोच के देखिए, 3 महीने से, जबकि हमको पता है कि देश में ज्यादातर लोग जो है वो मोबाइल इंटरनेट का ही प्रयोग करते हैं। तो सोच के देखिए, आप कहते हो कि यार हम आपको डिजिटल नागरिक बनाएंगे, सारी सुविधाएं आपको ऑनलाइन मिलेंगी, डिजिटली मिलेंगी, ये सब आप कहते हैं ना आजकल कि अरे अब तो हर चीज की वेबसाइट है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, ये सब हो जाएगा, डिजिटल सब कुछ। लेकिन मतलब आपने नागरिकों को तो इंटरनेट दे ही नहीं रखा, नागरिकों का इंटरनेट आप बैन करते रहते हो बार बार। तो यार इंटरनेट बैन जो है उसको बहुत कम प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। अब जैसे बताता है, आंकड़े बताते हैं कि मोबाइल शटडाउन या इंटरनेट शटडाउन के मामले में भारत जो है दुनिया का अग्रणी देश है। 2023 में ऑलरेडी अब तक 51 बार भारत इंटरनेट शटडाउन कर चुका है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। और जैसे जैसे आपकी अर्थव्यवस्था डिजिटल हो रही है, आपका देश डिजिटल हो रहा है, आपको इंटरनेट की आवश्यकता ज्यादा है। लोगों को रोजगार, लोगों को शिक्षा, लोगों को काम धंधे के लिए, हर चीज के लिए इंटरनेट चाहिए, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए इंटरनेट चाहिए। और ऐसे में यह एक सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो ये इंटरनेट पे प्रतिबंध लगते हैं उनके लिए स्पष्ट नियम होने चाहिए, ताकि सरकार ऐसे ही कुछ भी हो जाए और इंटरनेट बैन कर दे, इस तरह का बैन नहीं लगना चाहिए। तो बैन फिर से वही सुप्रीम कोर्ट का अनुराधा भसीन डिसीजन लागू करने की आवश्यकता है। बैन तर्कसंगत होना चाहिए, बैन अनुपातिक होना चाहिए और बैन समयबद्ध होना चाहिए। तो इन 3 चीजों को लागू करने के हमको सख्त नियम बनाने की आवश्यकता है, ताकि वास्तविकता में हम एक डिजिटल अर्थव्यवस्था बन पाए, ठीक है। चलिए, अब तो भाई ये हमारा प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच जो है P2I बैच, 31 तारीख इससे जुड़ने की लास्ट डेट है। एजे लाइव कोड लगाइए, 29,999 में पाइए। हिंदी, बाइलिंगुअल और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में उपलब्ध है। मैं बार बार ये कहता हूं, मेरा इस पर वीडियो भी है। अक्सर लोगों को लगता है कि मैं सेल्फ स्टडी करके सस्ते में तैयारी कर लूंगा,
मेरा एक वीडियो है, आप देख सकते हैं, यूपीएससी की तैयारी का बजट। सेल्फ स्टडी में आपका जो है पूरी तैयारी में कम से कम 60 से 70 हजार रुपए खर्च होता है। इस कोर्स में आपका 29,999 रुपए खर्च होगा। मान लीजिए 10-15 हजार रुपए का आप कहीं से ऑप्शनल भी पढ़ते हैं, तो आपका बस वो टोटल खर्चा है और आपको ऑर्गेनाइज तरीके से, समयबद्ध तरीके से पूरी तैयारी करा के दी जाएगी। P2I है, रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। अगर आप प्री क्लियर करते हैं, प्री क्लियर करने के बाद आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, वहां रखा जाएगा। आपकी मेंस की तैयारी ऑफलाइन मोड में, हम सब टीचर्स मिलके ऑफलाइन कराएंगे आपकी तैयारी। उस समय आपको ट्रेनिंग देंगे ताकि आप और सुदृढ़ तैयारी कर पाएं। ठीक है, आपका सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित करने का ये प्रोग्राम है। अगर आप इससे नहीं जुड़े हैं अब तक तो याद रखिए 31 तारीख लास्ट डेट है। एजे लाइव कोड लगाना मत भूलिएगा, 29,999 में आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई समस्या है, अगर आप इसमें कुछ और विकल्प चाहते हैं, कुछ और चर्चा करना चाहते हैं इस कोर्स, इसकी फीस वगैरह के बारे में भी, तो भी आप मेरे से संपर्क एक बार जरूर कीजिए। सिर्फ ऐसे ही ड्रॉप मत कीजिए, एक बार संपर्क जरूर कीजिए। ये मेरे साथ जुड़ने के, बात करने के तरीके हैं। अतुल जैन यूपीएससी गाइडेंस मेरा टेलीग्राम है, आप सभी जानते हैं, वहां इस क्लास की प्रेजेंटेशन आ जाएगी। अतुल_UPSC मेरा इंस्टाग्राम है। atul.jain@studiiq.com मेरा ईमेल आईडी है। इन दोनों माध्यमों से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम पर व्यक्तिगत तौर पे मैसेज भी कर सकते हैं। आपका कोई सवाल हो कोर्स को लेके, फीस को लेके, जो भी आपका सवाल हो, आपको कोई आर्थिक समस्या हो तो भी आप मुझे मैसेज कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि उसका हल निकालने का कोई माध्यम ढूंढ के लाऊं। ठीक है, तो ये तरीके जो हैं, इनसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ये आप मेरे से संपर्क साध सकते हैं। चलिए अब एक बार आज के प्रश्न देख लेते हैं फटाफट, सेशन को खत्म करने के पहले। हाँ, 2-3 मिनट ही बचे हैं। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, आपको बताया मैंने, सही बात है। आर्टिकल 280 अनुच्छेद 280 के तहत एक संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल सही है। इसका प्रमुख काम सरकारों के बीच वित्त का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर बंटवारा करना है, बिल्कुल सही है। यह भी आपको मैंने बताया कि यही इसका काम है। दोनों आपके कथन इसमें सत्य हैं। ठीक है, अनुराधा भसीन केस इनमें से किससे संबंधित है? ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको आजकल बहुत करा रहा हूं क्योंकि ये केसेस कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, यूपीएससी पैटर्न बदल रहा है, इस तरह के सवाल दोबारा पूछना शुरू कर सकता है। तो ऐसे 50-100 केस जो है आपको पता होने चाहिए। तो आप, हमने आज ही पढ़ा है, तो अब तो अभी पढ़ा है, इनफैक्ट 2-4 मिनट पहले तो हमको याद ही होगा। अनुराधा भसीन केस इंटरनेट पे प्रतिबंध पे आधारित है। ये क्या बताता है कि इंटरनेट पे प्रतिबंध जो है वो तर्कसंगत होना चाहिए, यानी कि रीजनेबल, वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, यानी कि आनुपातिक होना चाहिए, और तीसरा समयबद्ध होना चाहिए, यानी कि टाइम बाउंड होना चाहिए, अनिश्चितकालीन नहीं होना चाहिए। ये 3 बातें अनुराधा भसीन केस हमको बताता है। ठीक है, आपका आज का सब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो क्या है? विदेशों में भारतीय बच्चों के अधिकारों में सांस्कृतिक पृष्ठभूमि समझने की आवश्यकता है। हाल के मामलों के प्रकाश में चर्चा कीजिए। कि हर देश अपने बच्चों की परवरिश जो है वो अपनी संस्कृति के हिसाब से करता है अपने, और कोई भी देश बच्चों का बुरा नहीं चाहता। तो अगर आप वैश्विक तौर पर भी बच्चों की भलाई के लिए कदम उठा रहे हैं, जिसमें कोई समस्या नहीं है, आपको उठाने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो होती है, इसका जो कल्चरल बैकग्राउंड होता है, उसको भी समझने की आवश्यकता है और उसका सम्मान किए जाने की आवश्यकता है। ये आपको बताना है। आप इन केसेस का प्रयोग कर सकते हैं। जो नॉर्वे वाला केस था उसका प्रयोग कर सकते हैं, अरिहा शाह वाले केस का प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों मामलों का आप उदाहरण के तौर पे प्रयोग कर सकते हैं और आप एक अच्छा आंसर इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो भारत को चाहिए तो इसमें हम कोई एक अपने ओर से नियम बना सकते हैं। हम देशों के साथ एक अग्रीमेंट साइन कर सकते हैं कि अगर ऐसा कोई मामला आए भी तो वो भारत में आए, वो विदेशों में ना रहे, ताकि हम अपने देश के बच्चों को अपने देश में पाल पाएं। ठीक है, ये एक प्रक्रिया जो है यहां पे बनाए जाने की आवश्यकता है। चलिए, तो आज के लिए यार इतना ही है, बस शनिवार का दिन था, इतनी के साथ ही मेरी आज की क्लास खत्म होती है। मेरा एक लेक्चर आज सुबह चला था, जो चावल के निर्यात पर जो भारत ने प्रतिबंध लगाया है उसको लेके मेरा एक लेक्चर चला था। अगर आपने नहीं देखा है, ज्यादा लंबा नहीं है, 25 मिनट का है, तो आप उसको देख लीजिए। सुबह 10 बजे वो चला था। अगर आपने उसको मिस कर दिया है तो आप उसको देख सकते हैं जाकर। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा सोमवार को सुबह 10 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास के साथ, और मैं आपसे मिलूंगा सोमवार को ही एक बार दोबारा शाम 4 बजे हिंदी में हिंदू के साथ। तब तक अगर आप P2I से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी जुड़िए, और चलिए मिलते हैं सोमवार को। आप अपना संडे एंजॉय कीजिए। मेरे साथ आज शाम जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।